वेलकम माय डियर्स व्यूअर। तो दोस्तों, साउथ की पॉलिटिकल थ्रिलर का मतलब होता है एक कड़क कहानी जो सिस्टम को हिलाकर रख दे। आज हम बात कर रहे हैं विजय एंटनी की एक ब्लॉकबस्टर फिल्म भद्रकाली की, जिसका तमिल नाम है शक्ति तिरुमगन। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भले ही शांत रही हो, लेकिन जियो हॉटस्टार पर आते ही इसने तांडव मचा दिया है और नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही है। क्या आपने कभी सोचा है कि पर्दे के पीछे कौन है जो सत्ता के खेल को चलाता है? कौन है वह मास्टरमाइंड जिसके एक इशारे पर कोई भिखारी करोड़पति बन जाता है और बड़े बड़े मंत्री की कुर्सी छिन जाती है? भद्रकाली उसी अनदेखे खिलाड़ी की कहानी है। आइए जानते हैं इस पावरफुल पॉलिटिकल थ्रिलर की पूरी कहानी। तो दोस्तों, मूवी में सबसे पहले 1989 का सीन दिखाया जाता है। पुलिस आती है। एक महिला का रेप करके, निर्मम हत्या करके 100 को फांसी के फंदे पर लटका दिया गया था। महिला का एक मासूम बच्चा भी है। इस जघन्य अपराध को उस समय के एक बड़े सरकारी लॉबिस्ट अभयंकर श्रीनिवास ने अपने रसूख से दबा दिया था। उस मासूम को कूड़े के ढेर पर फेंकवा दिया, जहां चील, कौवे और कुत्ते पहले से ही घात लगाए बैठे नजर आते हैं। ये दृश्य अत्यंत मार्मिक होता है, जो दिल को झकझोर के रख देता है। इसी के साथ अगले सीन में 2025 चेन्नई तमिलनाडु सरकार का सचिवालय दिखाया जाता है, जहां सारे डिपार्टमेंट दिखाए जाते हैं। तभी एक ऑफिसर को दिखाया जाता है जो एक फरियादी को पीटकर भगाते हुए नजर आता है। दरअसल ये ऑफिसर रेवेन्यू मिनिस्टर का पीए और उसका साला होता है, जिसे इस फरियादी ने 40 लाख रुपए घूस दिए थे अपनी बहू का ट्रांसफ़र कराने के लिए। इसने ट्रांसफ़र तो कराया नहीं, और जब वो फरियादी पैसे मांगने आया तो उसे उल्टा पीट कर भगा दिया। ये सब कहानी चाय वाला देख रहा था। वह इस फरियादी से किट्टू नाम के व्यक्ति से मिलने को कहता है और उसका पता देता है, बताता है कि मारन नामक व्यक्ति से मिलना। अब किट्टू अर्थात विजय एंटोनी ने किट्टू की भूमिका निभाई है, उसे दिखाया जाता है। किट्टू जो तमिलनाडु सचिवालय में एक पॉलिटिकल लॉबिस्ट और मीडिएटर है। किट्टू कोई विधायक या मंत्री नहीं है, लेकिन उसकी पहुंच प्रधानमंत्री कार्यालय तक है। वह सिस्टम की कमजोरियों को जानता है और अपनी पहुंच का इस्तेमाल करके बड़े से बड़े डील को मिनटों में करवाता है। किट्टू का पावर यह है कि वह एक साधारण कलर को रातों रात सस्पेंड करवा सकता है, या किसी भी छोटी बड़ी फाइल पर चुटकी में मोहर लगवा सकता है। किट्टू इस व्यक्ति का 10% कमीशन पर पैसे वापस करवाने के लिए कहता है। वह व्यक्ति राजी हो जाता है, और ये किट्टू इस व्यक्ति का पैसा ही नहीं वापस करवाता, बल्कि मिनिस्टर की कुर्सी भी चली जाती है और 2 आईएएस का ट्रांसफर भी होता है। ये पावर है किट्टू का। उसके काम करने का तरीका अत्यंत आश्चर्यजनक है। किट्टू काम करने के बाद ही पैसे लेता है। किट्टू एक आईजी का ट्रांसफर क्राइम ब्रांच में फ्री में करवा देता है। दिखावे के रूप में दुनिया उसे एक भ्रष्ट दलाल समझती है, जो सिर्फ पैसों के लिए काम करता है, लेकिन नहीं, हकीकत कुछ और है। वह सक्षम लोगों से कमीशन लेके यह सब पैसा और पावर का इस्तेमाल जरूरतमंदों की मदद के लिए करता है। आगे उसी अभयंकर को दिखाया जाता है, जिसके घर पर एक बहुत बड़ी पूजा का आयोजन है। उसके आगे पीछे बड़े से बड़े नेता और ऑफिसर दुम हिलाते नजर आ रहे होते हैं। आज उसकी हैसियत काफ़ी ऊंची है। वो एक किंग मेकर की भूमिका में है। वह एक राजनीतिक रणनीतिकार है। अभयंकर सत्ता का मास्टर माइंड है। किट्टू भी उसी की जी हजूरी करते नजर आता है। दरअसल किट्टू अभयंकर का ड्राइवर रह चुका है। इसका राज हमें आगे पता चलेगा किट्टू यहाँ कैसे पहुँचा। इसी दौरान किट्टू की एक महिला से मुलाकात होती है, जो उसके पास काम मांगने आती है। किट्टू उसे पसंद करता है तो उसे काम दे देता है। जब महिला को काम मिल जाता है तो वो रहने की जगह भी मांगती है। किट्टू ऊपर खाली एक कमरा उसे दे देता है। धीरे धीरे दोनों में प्यार हो जाता है और आगे दोनों शादी के पवित्र बंधन में बंध जाते हैं। एक दिन कैबिनेट मिनिस्टर मैडम का पीए, और वो भतीजा भी था मैडम का, जिसका नाम था वेंकट मूर्ति, किट्टू से मिलने आता है। वो मैडम की तंजौर वाली ज़मीन अपने नाम करवाने को कहता है। उस ज़मीन की कीमत आज 2000 करोड़ है, क्योंकि वहाँ पर एक जापानी कंपनी उसे खरीद कर एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करने वाली है। वह किट्टू को 200 करोड़ कमीशन देने की भी बात कहता है। किट्टू राजी हो जाता है। अब किट्टू इसके काम के लिए अपनी बीबी बिमला के साथ तिरुमल एमएलए के घर जाता है, क्योंकि ये ज़मीन जो है तिरुमल एरिया में ही आती थी। वहाँ के लोगों से किट्टू का पुराना जान पहचान है। वहाँ के एमएलए सुदर्शन को किट्टू बड़ी चालाकी से अपनी सरकार के खिलाफ ही खड़ा कर देता है, और एमएलए कैबिनेट मिनिस्टर मैडम के प्रोजेक्ट के विरोध में कोर्ट में अर्जी डाल देता है कि जापानी कंपनी किसानों का अहित कर रही है, जबरदस्ती उनका नुकसान कर रही है, उनकी ज़मीनें ले रही है। यह मामला इतना उछलता है कि सरकार की बदनामी होने लगती है। किट्टू ऐसा चक्रव्यूह रचता है जिससे पार्टी को ये पक्का हो जाता है कि एमएलए सुदर्शन पार्टी छोड़कर एक नई पार्टी बनाना चाहता है, इसीलिए सब बवाल कर रहा है। कैबिनेट मिनिस्टर मैडम
उसे पार्टी से अब निकालना चाहती हैं और ये काम केंद्र सरकार को सौंप देती हैं क्योंकि वह एमएलए है। और एमएलए का भाई कबीर स्वयं एमएलए बनने के लिए अपने भाई सुदर्शन की हत्या करवा देता है। अब मामला अत्यंत गंभीर हो जाता है। मैडम अभयंकर से सलाह लेती हैं कि अब क्या किया जाए। अभयंकर कहता है इस बवाल से बचना है तो ज़मीन अपने किसी करीबी के नाम करवा दो, अपने पति के ही नाम करवा दो। मैडम कहती हैं कि मैं अपने पति को इसमें नहीं खींचूंगी। तब अभयंकर उनके भतीजे वेंकट का नाम सुझाता है कि ज़मीन उसी के नाम करवा दो, वो तो तुम्हें बहुत मानता है, तुम्हारे आगे पीछे दुम हिलाया करता है, जब चाहना तब ज़मीन वापस ले लेना। मैडम को भी ये ठीक लगता है और ज़मीन उसके नाम करवा देती हैं। इस तरह 2000 करोड़ की ज़मीन वेंकट मूर्ति के नाम आ जाती है जो वो चाहता था। अब वेंकट किट्टू को उसका कमीशन 200 करोड़ देता है। तभी डॉक्टर एक गुड न्यूज़ सुनाती हैं कि बिमला जो है 1 महीने से प्रेग्नेंट है। इस सब के बीच किट्टू काफ़ी गंभीर नज़र आता है क्योंकि किट्टू को लग रहा कि मामला ठीक नहीं है। ऐसा ही हुआ। मैडम को घटित इन घटनाओं पर शक होता है कि वो अपने सलाहकार अभयंकर को काल लगाती हैं और कहती हैं कि मेरे पैरों की धूल बराबर भी नहीं है वो एमएलए और 25 सालों से मेरी सेवा कर रहा था, आखिर वो मेरे खिलाफ जा कैसे सकता है? आज तक मेरे फैसले परफेक्ट रहे हैं, ये कैसे गलत हो सकता है? इसमें जरूर किसी की साजिश है, कोई मेरे पीठ पीछे छुरा भौंक रहा है। अभयंकर तो वो सब कुछ समझ जाता है। वो कहता है कि अगर 300 करोड़ एकड़ ज़मीन किसी बेनाम के नाम करेंगी तो आपको हड्डियां भी नहीं मिलेंगी, सब नोच खाएंगे। इस प्रोजेक्ट के खिलाफ पब्लिक और मीडिया भी है और इससे होने वाला पूरा फ़ायदा वेंकट का ही होगा। इसलिए अपनी गुडविल को बनाए रखना चाहती हैं तो प्रोजेक्ट को ही वापस ले लो। जनता में आपकी छवि और ज़्यादा सुधर जाएगी कि विदेशी जापानी कंपनी के इतने बड़े प्रोजेक्ट को एक कैबिनेट मिनिस्टर ने जनता के भलाई के लिए वापस ले लिया। मैडम को आइडिया समझ में आता है तो वो प्रोजेक्ट वापस कर लेती हैं। ऐसा होने पर ज़मीन की कीमत 2000 करोड़ से घटकर पुनः 30 करोड़ पर आ जाती है। वेंकट मूर्ति किट्टू के पास आता है और कहता है तुम्हारा जो कमीशन बनता है वो रख लो, बाकी पैसे मुझे वापस कर दो। किट्टू कहता है कि आप बड़े आदमी हैं, हम आपका विरोध नहीं कर सकते हैं। किट्टू चुपचाप अपना कमीशन रख के सारा पैसा उसको वापस कर देता है। इधर अभयंकर के साथी इसके बारे में अभयंकर को बताते हैं तो गुरु है, चेला भी कम नहीं है। तो अभयंकर पूछता है कौन चेला? वो सब बोलते हैं किट्टू। का किट्टू मेरा चेला कब से हो गया? वो तो मेरा एक पालतू कुत्ता है। अभयंकर को उसके साथी उसकी इस घटना के बारे में बताते हैं तो अभयंकर सब कुछ समझ जाता है। उसके अहम को बहुत चोट लगती है क्योंकि वो बहुत घमंडी था। वो तुरंत टास्क फोर्स के हेड से अपने पसंदीदा ऑफिसर राम पांडे को बिहार से मंगवाता है और किट्टू के पीछे लगाता है कि वह पता करे कि सचिवालय में किस किस ने किट्टू को काम दिया है और कितना कमीशन दिया है। कुछ भी नहीं छूटना चाहिए, कुछ भी नहीं छूटना चाहिए, मुझे पूरी लिस्ट चाहिए। अभयंकर आईजी से भी मिलता है, किट्टू के बारे में पूछता है कि कहाँ सो रहे थे तुम? आईजी कहता है अरे सर वो तो बहुत अच्छा आदमी है, मेरा क्राइम ब्रांच में ट्रांसफ़र तो उसी ने करवाया था और फ्री में करवाया था। अभयंकर कहता है आईजी का ट्रांसफ़र करने वाला वो कौन होता है? उसकी औकात ही क्या है? वो तो मेरा कुत्ता है, मेरे आगे पीछे दुम हिलाया करता था, आज आईजी का ट्रांसफ़र कराने लगा। आईजी को हड़काता है और कहता है उसकी जांच करवाओ, सारे लोग उसको सपोर्ट करो, अर्थात राम पांडे को सपोर्ट करो। किट्टू को भी खबर लग जाती है कि उसके पीछे अभयंकर लग गया है। वो अपने सभी साथियों को अंडरग्राउंड होने के लिए कहता है। किट्टू बुरा फंस गया था, अभयंकर भूखे शेर की तरह पीछे पड़ गया था। इधर टास्क फोर्स सारी डिटेल एकत्र करती है, वो हर एक आदमी से मिलती है जिसने किट्टू से अपना काम करवाया था। जो जानकारी मिलती है सब हैरान हो जाते हैं। किट्टू का कुल कमीशन 6236 करोड़ बनता है। किट्टू ने न जाने कितने बड़े बड़े काम कराए, सब पर्दे के पीछे से, कहीं भी उसका नाम सामने नहीं है। आईजी बताता है उसका नेटवर्क पूरे देश में है। टास्क फोर्स उसे और उसके साथियों को उठा लेती है। आईजी उसे धमकाता है कि कमीशन के 6236 करोड़ कहाँ रखे हैं, बता दे, अभयंकर सर के पास सारी डिटेल है। किट्टू कहता है FIR दर्ज करो। एक मंत्री तो पागल कुत्ते की तरह उस पर टूट पड़ता है कि पैसा बता कहाँ है, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। किट्टू कहता है मेरा कमीशन तो केवल 1% है, बाकी तो तेरा है, मैं गलत हूँ तो तू क्या है? तभी अभयंकर आता है, कहता है 6000 करोड़ का स्कैम किया, बड़ा जीनियस समझता है अपने आप को, मेरे टुकड़ों पर पलने वाला कुत्ता मुझे ही काटने चला है, मैंने ही तुझे पाला पोसा और मुझे ही आंख दिखाता है। अग्नि, कर्ज और बदला पूरे नहीं किए तो फिर से काटने को आते हैं, इसे मरना होगा, इसे मैं ही अपने पवित्र हाथों से मारूंगा। किट्टू हंसता है। वही मिनिस्टर उसे लात मारता है। तब वही फ्लैशबैक नजर आता है, वो मासूम बच्चा जिसे पुलिस वालों ने कूड़े पर छोड़ दिया था। ये मासूम बच्चा और कोई नहीं, यही किट्टू होता है जो बड़ा होकर इस अभयंकर को उसके पापों की सजा देने आया है, भद्र काली बनकर। आगे फिर दिखाया जाता है कि राम कहता है कि टेररिस्ट से खतरनाक पॉलिटिशियन होता है और पॉलिटिशियन से खतरनाक ब्यूरोक्रेट होते हैं, इन तीनों से ज़्यादा खतरनाक मिडिल मैन होता है।
गटर का कीड़ा कहीं का। तो दोस्तों देखा, इन नेताओं और अभयंकर जैसे जनता का खून चूसने वालों के लिए दुम हिलाने वाले राम पांडे जैसे ऑफिसरों की सोच एक मिडिल मैन के प्रति क्या है। अब राम पांडे किट्टू और उसके साथियों को टार्चर करना शुरू कर देता है, टार्चर की हदें पार कर देता है। उसको पता चलता है कि उसकी वाइफ बिमला प्रेग्नेंट है तो उसे तो छोड़ देता है, लेकिन बाकी लोगों को हद से ज़्यादा टार्चर करता है। आगे दिखाया जाता है कि जांच के दौरान जो जानकारी प्राप्त होती है तो लेडी ऑफिसर राम को बताती है कि किट्टू ने ना जाने कितने लोगों की भलाई की है, कितने लोगों को इंश्योरेंस दिया है जिनसे मछुआरों का भला हुआ है, कितने बच्चे उसके सहायता से मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। उसने एक बहुत बड़ा काम किया है। एक ऑफिसर राम से कहता है, जहां सरकार और सिस्टम फेल हो गए हैं वहां किट्टू ने वो काम करके दिखाया है जो सरकारें कभी नहीं कर सकी हैं। लेकिन राम पांडे का जमीर नहीं जागता। आगे फिर दिखाया जाता है, राम पांडे किट्टू से कहता है, तू चाहता तो नेता बन सकता, अपने कामों के पोस्टर लगाकर वाहवाही लूट लेता, तू चाहता तो सरकारों को गिरा सकता था, लेकिन तू किसी काम का नहीं है, तेरा कुछ भी नहीं सकता। अब मैं तेरे बारे में सब कुछ पता लगा लूंगा। वो चाय की दुकान पे प्राप्त एक तस्वीर दिखाकर उससे कहता है कि अब मैं महेश्वरपुर जाऊंगा और तेरे बारे में सब कुछ पता कर लूंगा। उस तस्वीर में एक बुजुर्ग और एक बच्चा होता है। अब पुनः 3/1989 पर शिफ्ट होता है, जहाँ एक बुजुर्ग दीवार पर कुछ लिख रहा होता है कि सम्मान ही मनुष्य का आधार स्तंभ है। तभी गाँव वाले उसे मारने के लिए दौड़ा लेते हैं कि ये व्यक्ति, ये बूढ़ा दीवारें खराब किया करता है। उसी बुजुर्ग को वो बच्चा मिलता है, जिस बच्चे को, उसी बुजुर्ग को भागते समय वो बच्चा कूड़े के ढेर पे मिलता है, जिसे इस अभयंकर ने कूड़े पे फेंकवा दिया था। उस बुजुर्ग ने उस बच्चे को पाला, उसे अन्याय के खिलाफ लड़ना सिखाया। बुजुर्ग ने ही किट्टू को सही गलत का फर्क करना सिखाया, सोचने वाला इंसान बनाया। उसने ही बताया कि खाने से सिर्फ इंसान जीता है और ज्ञान से इंसानियत। निशाने के बगैर तीर चलाना खतरनाक है और बिना सोचे बोलना उससे भी खतरनाक है। ये देश नहीं, एक महाद्वीप है। यहाँ तरह तरह के लोग रहते हैं, सैकड़ों भाषाएं हैं, राजा महाराजा आए और चले गए, लोग भी मरते रहे, लेकिन यहाँ की संस्कृति आज भी बरकरार है। यहाँ पहले कभी ऊंच नीच जैसी प्रथाएं नहीं थी, लेकिन कुछ लोगों ने अपने स्वार्थ सिद्ध के लिए ऊंच नीच को बनाया। किसी ने इस पर ना सवाल उठाया और न ही इसका विरोध किया, तो ये प्रथा चलती ही चली जा रही है। बुजुर्ग किट्टू से कैसा लीडर बनेगा ये पूछता है, तो किट्टू कहता है, मैं ऐसा लीडर बनूंगा जो जरूरतमंदों की मदद करेगा। इस प्रकार उस बुजुर्ग ने बचपन से ही किट्टू के अंदर एक महान लीडर को पैदा किया था। आगे कोर्ट का दृश्य दिखाया जाता है, जहां 8 सालों से किट्टू की मां का केस चल रहा था। आज भी जज ने उसकी मां को एक धंधे वाली ठहराकर केस बंद कर दिया। कोर्ट के बाहर बैठा वही बुजुर्ग किट्टू से कहता है, ये चेहरा बेटा याद रखना, किट्टू इस चेहरे को कभी मत भूलना। वो चेहरा था भयंकर शंकर का। रात में फिर बुजुर्ग किट्टू से पूछता है, उसके माँ को मारने वाले कौन है? तो बताई नाम गिनाता है। बुजुर्ग कहता है, फिर वो जज जिसने उसे कोठे वाली ठहराया था उसका क्या? ये सारे तो मोहरे हैं, इन्हें जो चलाता है वो है अभयंकर। वो इंसान नहीं, वो जानवर है। चुनाव कोई भी जीते, शासन वही करता है। वो लोमड़ी की तरह सोचता है, हम सामने से लड़ते हैं, वो पर्दे के पीछे से। अब जो लीडर बनेगा उसे उस जानवर को टक्कर देनी होगी। जंगल का खौफ मिटाने के लिए शेर का शिकार नहीं, लोमड़ी का शिकार करना जरूरी होता है। आगे 2004 का दृश्य दिखाया जाता है। मंदिर की दीवार पर कुछ लिखने के लिए पुलिस उस बुजुर्ग को उठा लेती है और इतना पीटती है कि वो मर जाता है। आज फिर सच को सूली पर चढ़ा दिया गया है। अब किट्टू अनाथ हो जाता है, केवल 2 वक्त के खाने के लिए पहुंच वालों के घर पर काम करने लग जाता है। धीरे धीरे किट्टू इसी तरह एक घर से दूसरे घर काम करता रहता है और धीरे धीरे वह अभयंकर के घर पहुंच जाता है। उसके साथ रहकर उसके पैतरों को समझता है, उसकी चालों को समझता है कि अभयंकर के सोचने का तरीका क्या है, वो कैसे काम करता है। पुनः वर्तमान में आते हैं। राम अभयंकर से कहता है, कुछ नहीं मिला सर, पता नहीं क्या वो चाहता है, 6 महीने से मौन है, लगता है उसकी दिमाग की हालत ठीक नहीं है। तब अभयंकर कहता है, उससे कह दो अगर वो पैसे का पता बताएगा तो उसे छोड़ देंगे। तब तो राम को एक लोकेशन देता है और कूड़े के ढेर के नीचे बहुत सारा पैसा और गोल्ड मिलता है। कुल मिलाकर रकम लगभग 5387 करोड़ होती है। अभयंकर किट्टू से मिलता है और अपनी बात मुखर जाता है। उसे वो छोड़ते नहीं है, बल्कि अभयंकर कहता है, भलाई करना सरकार का काम है, तू बीच में कहाँ से घुस आया? तू बस एक कीड़ा है, तेरे जैसे 1000 कीड़े भी आ जाएं तब भी मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकते, ये मेरा साम्राज्य है। अभयंकर उस और खातिरदारी करने को कहता है। किट्टू पर सैकड़ों फ्रॉड के केस लगाकर कोर्ट भेज दिया जाता है। उसे बेल तो मिलती है, लेकिन प्रत्येक दिन एक जिले से दूसरे जिले के थाने में सिग्नेचर करने में उसकी जिंदगी बीती जा रही थी। पुलिस वाले उससे बदसलूकी भी करते हैं। इधर अभयंकर को सरकार उसके कार्यों के लिए पुरस्कार एवं सम्मान प्रदान करती है। न्यूज पर इस समय 2 ही लोग छाए थे, एक अभयंकर जिसे जनता वाहवाही दे रही थी और दूसरा जो जनता के लिए जी रहा था, उसे फ्रॉड का रूप दे दिया गया था। टू मारन से आगे कहता है, अभयंकर कोई साधारण लॉबिस्ट या इकोनॉमिस्ट नहीं है। उसके नाम पर 27 से अधिक ग्रुप्स ऑफ इंडस्ट्रीज हैं, कंडोम्स मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज हैं, मिल्स हैं, ऑडिटिंग फॉर्म्स हैं, आदि कुछ हैं। वह अगर यहाँ छींकता है तो अमेरिका तक खबर जाती है। उसका इरादा केवल सम्मान लेना नहीं है, एक चादर ओढ़ना नहीं है, उसका इरादा कुछ और ही है। तभी कैबिनेट मिनिस्टर मैडम का फोन आता है। वो अभयंकर को एक अच्छी खबर सुनाती हैं कि पार्टी ने उन्हें राष्ट्रपति के रूप में नामित करने का फैसला किया है।
किट्टू कहता है कि बिना सत्ता के वह इतना खतरनाक है तो सत्ता पाकर क्या करेगा, अब हम उसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। मारन कहता है लेकिन भैया हम उससे कैसे लड़ेंगे। किट्टू कहता है एक बार शस्त्र उठा लिया तो मैं पीछे नहीं हटूंगा, 1 हफ्ते में मैं उसे खत्म कर दूंगा। फिर किट्टू का मिशन शुरू हो जाता है। किट्टू पर हर वक्त पुलिस वाले नजर रखे हैं। क्लाइमेक्स में किट्टू अपने सारे दांव पेच खोलता है। किट्टू ने जिनकी मदद की थी उनमें से कुछ विश्वास पात्र लोग जो अपने अपने क्षेत्र में माहिर थे वे सब किट्टू की मदद करते हैं, इस मिशन में लग जाते हैं। अनाज, नमक, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य। कहता है कि यहाँ 140 करोड़ लोग हैं, सबको सब कुछ चाहिए। ये देश है या धर्मशाला? क्या इस लोकतंत्र में ऐसा कोई कानून नहीं लागू हो सकता कि जो लोग निकम्मे हैं वो अपने आप ही मर जाएं? ये कौन लागू करेगा? प्रेसिडेंट बनते ही मेरा हर एक सिग्नेचर गरीबों का खून चूसेगा, उनकी जीने की इच्छा ही खत्म कर देगा। मेरे प्रेसिडेंट बनने के बाद लोगों को समझ में आएगा आखिर प्रेसिडेंट का पावर क्या होता है। लेकिन उसे क्या पता, इधर भद्रकाली ने दानों का अंत करना शुरू कर दिया था। उसकी फैक्ट्रियों में मालवेयर अटैक्स होते हैं, सारे काम ठप हो जाते हैं। राम किट्टू की पल पल खबर लेता है कि आखिर ये काम कर कौन रहा है, और अभयंकर की फैक्ट्रियों की सुरक्षा को भी बढ़ा देता है। और उधर किट्टू के साथ ही फैक्ट्रियों में बम पहुंचा देते हैं और शाम को उसकी फैक्ट्रियां उड़ा दी जाती हैं। राम बार बार किट्टू की अपडेट लेता है। किट्टू तो कुछ कर ही नहीं रहा था, वो बस अपना रूटीन फॉलो कर रहा था। अगले दिन एक कंटेनर का एक्सीडेंट होता है जिसमें गैर कानूनी तरीके से गायों को ले जाया जा रहा था, जो अभयंकर की कंडोम निर्माण फैक्ट्री में और अन्य फैक्ट्रियों में जा रही थी। पूरे देश में उसका राक्षसी चेहरा सबके सामने आ जाता है। जिस अभयंकर के खिलाफ कोई भी एक शब्द नहीं बोलता था, आज सारे न्यूज चैनल उसका असली चेहरा सबके सामने ला रहे हैं। कैबिनेट मिनिस्टर मैडम अभयंकर को कॉल करती हैं और कहती हैं हम सब संभाल लेंगे, आप चिंता ना करें, आप राष्ट्रपति के दावेदार अब भी हैं, आप अपनी दवाई खाकर सो जाइए। अभयंकर कहता है आप लोगों को मैं अच्छे से जानता हूँ, 30 सालों से तुम सबको बचाते आ रहा हूँ, मुझे कुछ हुआ तो ठीक नहीं होगा। मैडम राम को तुरंत फ़ोन करती हैं, कहती हैं किसी भी तरीके से किट्टू को अरेस्ट कर लो। किट्टू बिमला को सेफ जगह भेजता है। हाजिरी देने थाने जा रहा होता है जहाँ पुलिस उसे अरेस्ट करने के लिए तैयार खड़ी होती है, लेकिन किट्टू सब कुछ समझ जाता है और पुलिस से हाथापाई करके वहाँ से अपनी सेफ जगह चला जाता है और देश के सबसे अमीर खरबपति फिरोज के बेटे को किडनैप कराकर उसे फ़ोन करता है और धमकाता है कि तुम उसे राष्ट्रपति बना रहे हो जो 40 साल से देश को चूस रहा है और राष्ट्रपति बनने का ख्वाब देख रहा है। वो अगर राष्ट्रपति बन गया तो तुम्हारा बेटा भी समझो चला गया। दरअसल फिरोज ने 8 एमपीज को 1000 करोड़ देकर खरीदा था। 30 सालों से फिरोज अभयंकर के लिए रुपए खर्च कर रहा था। फिरोज अभयंकर को कॉल लगाता है और कहता है किट्टू से अपना मैटर क्लोज करो, अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। राम किट्टू को फिरोज के बेटे के छोड़ने के लिए विदेश में किसी भी कंट्री में सेटल होने के लिए ऑफर देता है और कहता है कि सारे केस तुम पर से ख़त्म कर दिए जाएंगे, तुम जिस कंट्री में जाना चाहो उस कंट्री में जा सकते हो। किट्टू राम के जमीर को धिक्कारता है, कहता है कि जिन्हें तुम बचाना चाहते हो क्या वो कहीं से सही आदमी है। वो फिरोज से भी कहता है क्या तुम्हें ये लगता है मैंने अरबों खरबों के मालिक के बेटे को कुछ रुपयों के लिए किडनैप कराया है? पता भेज देता हूँ, वहाँ से अपने बेटे की लाश उठा लेना। आगे पप्पू हैकर की मदद से किट्टू ऑनलाइन आता है और सारे देशवासियों को अपने 12 साल के ब्रोकरी में एकत्र किए गए इन राक्षसों के भ्रष्टाचारों का दस्तावेज उनके सबके सामने रखता है। कहता है कि इन सब मकारों के पीछे जो एक आदमी है जो इनको सलाह देता है वो है अभयंकर, जो हर क्षेत्र में नजर आएगा। अभयंकर के मामले में 18,000 पन्नों के सबूत मिलते हैं जिनसे यह साफ होता है कि अभयंकर ने 68,000 करोड़ का भ्रष्टाचार किया है। टास्क फोर्स किट्टू की लोकेशन का पता लगा लेती है और उसको घेर लेती है। इधर दिल्ली सरकार अभयंकर को राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी से हटा देती है। कैबिनेट मिनिस्टर मैडम अभयंकर को कॉल करती हैं और कहती हैं पार्टी भले ही आपका साथ न दे, मैं आपकी रक्षा करूंगी। अभयंकर से राम कहता है कि फिरोज के बेटे को बचाने के लिए आपको उसके पास जाने होगा और उसके बटन पर कैमरा लगाकर टनल में भेज देते हैं। अभयंकर के जाने के बाद फिरोज के बेटे को छोड़ दिया जाता है। अब अभयंकर को किट्टू के सामने दिखाया जाता है। वो रावण की तरह अपनी मौत को सामने देखकर भी अपने घमंड के नशे में किट्टू को शब्दों के जाल में फांसने की कोशिश करता है और कहता है इतने ही बहादुर हो तो इलेक्शन में लड़कर मुझे हरा दो, मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ और तुम्हें 2 साल पे मैं सिंहासन पर बैठा दूंगा। ये विद्रोही बनकर क्या हासिल करना चाहते हो? मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी लाश को तिरंगे में लपेट कर सम्मान दिया जाए। किट्टू कहता है तुम्हें तुम्हारे पापों का हिसाब तो देना ही होगा। अभयंकर कहता है मेरे पापों की गिनती तो ईश्वर भी भूल गया होगा, लेकिन उस दुष्ट को क्या पता कि उसे सजा देने के लिए भद्रकाली स्वयं किट्टू के रूप में आई हैं और ये उसे नजर नहीं आ रहा था। लेकिन तभी किट्टू अपने हाथ में तलवार उठाता है, तब जाके इस अभयंकर की आंखों में भय नजर आता है। किट्टू उसके सर को धड़ से अलग कर देता है।
इस प्रकार किट्टू ने न सिर्फ अपनी मां की मौत का बदला लिया बल्कि देश के सामने सत्ता में बैठे दानवों की सच्चाई भी लाकर रख देता है। तो दोस्तों, फिल्म का अंत यही संदेश देता है कि सिस्टम कितना भी भ्रष्ट क्यों ना हो, एक आम आदमी भी सही समय और सही रणनीति से बदलाव ला सकता है। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, और ऐसे ही ज़बरदस्त मूवी एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।